जी। आंग्ल भारतीय जिसके मम्मी पापा में से एक आदमी लंदन इंग्लैंड का हो, जैसे फादर इंग्लैंड का है, इंडियन महिला है, या इंडियन मैन है, वाइफ उसकी इंग्लैंड की है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे, आंग्ल भारतीय। कल हम डिस्कस कर रहे थे मौलिक अधिकार का निलंबन एवं निर्बंधन। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाइए और करना क्या है आपको, इसको यहाँ लिख लेना है। ये अभी नोट्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वहाँ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि आपका नोट्स बन रहा है तो ये एक पेज लिख लीजिए, एक फ्रेम बन जाएगा आपको। निलंबन मतलब समझ गए कि इनको कब सस्पेंड किया जा सकता है। निलंबन जो होता है ये अस्थायी तौर पे होता है। अब मान लीजिए ऐसा हो कि भारत पे कोई हमला कर दे, कोई देश, हुई भी है लड़ाइयाँ, या किसी के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, इन परिस्थितियों में लोगों के मौलिक अधिकारों पे कुछ रोक लगाई जा सकती है अस्थायी तौर पे, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। फिर जब परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो फिर अलाउ कर दिया जाएगा। और निर्बंधन का मतलब होता है सीमाएं। मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए दिया हुआ है कि रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण। तो क्या आपको लगता नहीं कि आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है? अगर किसी भी वर्ग को आप आरक्षण देते हैं तो वह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस वर्ग को, इस जाति को हम आरक्षण देंगे। तो समानता और आरक्षण विरोधी हो गए कि नहीं? फिर भी दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि समानता के सिद्धांत पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं, तभी तो ऐसा किया गया। तो संविधान तो साफ साफ कह रहा है, आर्टिकल 14 पढ़िए, क्लियर कट कह रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, सिंपल सी बात है कि जितने लोग भी कानून के सामने हैं वो क्या है? बराबर है। और जैसे ही हम किसी को, कारण कोई भी हो, लेकिन समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया कि नहीं, जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि भाई बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, समाज में उचित सम्मान नहीं है, उचित परिस्थितियां नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी पिताजी ने मर्डर किया तो बेटे की सजा नहीं मिलेगी ना। मान लीजिए कि हम मान लें कि इतिहास में कुछ जातियों ने वर्चस्वशाली भूमिका निभाई, तो क्या उनके बच्चों को सजा दी जाए? ये आ जाइए, क्या ये न्याय संगत है? नहीं है ना। तो ऐसे इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए, अब ये देखना है कि मौलिक अधिकारों पर कहाँ कहाँ पे रोक लगाई जा रही है। पहला पॉइंट लिखिए, मूल अधिकारों में ही दिए गए, ये यही चल रहा है, जहाज चल रहा है उसी में आप ऐसे स्टार बना के शुरू कर दिए। मूल अधिकारों में दिए गए
युक्त युक्त निर्बंधन। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो 19 में हमारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उन स्वतंत्रताओं पे क्या रोक लगाया गया ये भी 19 में ही दिया गया। जैसे आपको कल बोले थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दीजिए और फिर कहिए कि आई एम यूजिंग माई फंडामेंटल राइट। ये गलत है। आई बात समझ में? तो इस तरह की चीज़ें न हो तो कुछ लिमिटेशंस जो हैं, कुछ सीमाएं तो अनुच्छेदों में ही दे दी गई हैं। क्लियर हो गया? दूसरा लिखिए, अनुच्छेद 31 ए, बी एंड सी में दी गई सीमाएं। इसको नोट कर लीजिए। रीजनेबल, जैसे बस में 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर देना, रीजनेबल है। सीनियर सिटीजन के लिए 5 सीट रिजर्व कर देना, रीजनेबल है। लेकिन ऐसा कर दे कि सारी सीट महिलाओं के लिए ही रहेगी, गलत है। पुरुष को भी थकान लग सकती है, कोई भी थका हुआ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ का तो मुझे नहीं पता, दिल्ली उल्ली में बस में जाओगे ना तो एक साइड की सीट जो होती है, दिल्ली बसों में 2-2 सीट देते हैं दोनों साइड, खड़ा रहने के लिए ज़्यादा जगह देते हैं, ठीक है। भीड़ बहुत रहती है, बहुत क्राउडेड शहर है। तो लड़कियां जब भी आएंगी ना तो एकदम ऐसे, हाँ, बोलेंगी भी नहीं, हाँ, पूरे अधिकार से कि तुम क्यों बैठे हो, उठो। कई बार मजबूरी हो जाती है, मन कर रहा बैठने का, मान लो देर से। अब हम लोग क्या खड़े खड़े बीत जाता है दिन कई बार। अब मेट्रो में बैठे या कोई ऊपर लिख दिया लेडीज सीट या बस में लिख दिया लेडीज सीट, इतना बुरा लगता है उस समय। चलो कोई जेन्युइन हो समझ में आता है, कोई आंटी है, एजेड है। अब अनुराधा जैसी लड़की जब गुस्सा नहीं रहेगा, तुमसे तो बड़ा हूँ ही मैं यार, बैठ लेने दो यार थोड़ी देर। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। आपने उसके राइट को वायलेट किया है, ये होता है। क्लियर हो गया? तो 31 ABC में क्या दिया गया नोट कर लीजिए। रीजनेबल मतलब तार्किक, कि कर भी दीजिए और बुरा भी ना लगे। जैसे दिल्ली मेट्रो में जाओगे तो 5 डब्बे होते हैं एक ट्रेन में, 5 डब्बे दिल्ली मेट्रो में। तो पहला डब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व है, उसमें अगर गए तो उसको क्रिमिनल माना जाता है। हाँ, अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं काफ़ी रात हो गई थी, 11 सवा 11 बजे पकड़ा मेट्रो, और जिस ट्रैक पे रहता था मैं था उस ट्रैक में बड़ी भीड़ रहती है रात में भी, और पता नहीं ध्यान कहाँ है मेरा, एकदम गया और लेडीज डब्बे में बैठ गया। ठीक है, एंट्री ले सकते हैं, ऐसी कोई रोक नहीं है, लेकिन उसमें खड़ा होने बैठने की छूट नहीं है। अब भाई मेट्रो लगी है, जहां से एंट्री लिए पहला डब्बा लेडीज पड़ गया, ले गया अंदर, अंदर सब जुड़ी है, चले जाइए अपने में। मैं जाके बैठ गया, फिर सोच भी रहा, फिर दोस्त को बता रहा यार इतनी ज़्यादा, चलो सीट मिल गई मुझे, बात भी कर रहा हूँ और कर रहा हूँ यार, हर तरफ खाली। और तब मेरे दिमाग में कहे पर लेडीज डब्बे में बैठा हूँ क्या मैं, क्योंकि कभी आदत नहीं है मेरी, बस वो चढ़ता ही नहीं हूँ। एकदम से बात करते हुए फोन पे जा रहे हैं, ध्यान है ही नहीं, गए वही सीट खाली थी, बैठ गए और बैठे बाद बात करने लगे। उसके बाद ध्यान आया
कि मैं लेडीज डब्बे में बैठा हुआ हूँ। ज़्यादा नहीं, 6-8 महीने पहले की बात। फिर उठ के भागे, हम क्या अभी 500 चालान काट देंगे सब। मांगी होती है टिकट, थोड़ा भीड़ कम होता है। और वो बॉम्बे में चलता है। वो बॉम्बे कहाँ थे बेटा आप लोग? वो बॉम्बे में चलता है। मेट्रो इस तरह से नहीं है, मेट्रो सब इक्वल है, एक बराबर है। और गेट बंद करके मेट्रो चलती है। चलिए लिखिए, ये अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं थे। हाँ, इसी को एलाबोरेट करिए। ये अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं थे। नहीं थे। पहले संशोधन से अनुच्छेद 31A को रखा गया। पुनः 25वें अनुच्छेद 31A और 31B को रखा गया। पहले संशोधन से अनुच्छेद 31A और 31B को रखा गया। पुनः 25वें संशोधन के माध्यम से 31C को रखा गया। को रखा गया। ये तीनों संशोधन भूमि सुधार तथा नीति निर्देशक तत्वों के पक्ष में मूल अधिकारों को, भूमि सुधार एवं नीति निर्देशक तत्वों के पक्ष में मूल अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से किए गए थे। अनुच्छेद 31A और 31C और 31C अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सीमित करते हैं। 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सीमित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 31B सभी मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। तीसरा लिखिए, प्रतिरक्षा, सेना, पुलिस आदि संगठनों के पुलिस मतलब सैन्य बल जो है, पुलिस आदि संगठनों के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है
तो उस क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार को कम किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, आपात उद्घोषणा के माध्यम से या आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 300, ये देखो अभी समझने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, आपका नोट्स बन रहा है, ठीक है। तो अभी जब जैसे जैसे चैप्टर होंगे तो ये चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे 31 A B C D सब तो इसी में पढ़ लेंगे हम लोग, ये इमरजेंसी वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए, संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में 358, 358 और 359 में स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू करता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। लिखिए इसी के अंदर पहला पॉइंट, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो 358 के तहत राज्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो 358 के तहत राज्य आइए सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो क्या नाम है बेटा आपका, किसके लिए, आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए? ठीक, रिलैक्स मुक्त हो जाता है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं से। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं से। सर इसमें आर्टिकल 3 कितना बोले? 352। देखो सुनो, तुम लोग ना बार बार डिस्टर्ब करोगे। चलो देखो, आपातकाल का प्रावधान रखा गया है संविधान में, ठीक है। और 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। जो पूरा चैप्टर है आपातकाल का वो 352 से 360 में रखा गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जैसे पहला चैप्टर हम पढ़े थे 1 से 4, फिर हम सिटीजनशिप पढ़े 5 से 11, फिर हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं 12 से 35। उसी तरह जब आपातकाल पढ़ेंगे तो 352 से 360 पढ़ेंगे। आपातकाल का मतलब क्या हुआ? आपातकाल का मतलब हुआ कि जो देश की व्यवस्था, फंडामेंटल राइट,
आपातकाल का मतलब हुआ कि जो देश की व्यवस्था चल रही है उस देश पे कोई समस्या आई है। आपातकाल क्या होता है आप खुद बताइए। जैसे मैं एक अपना आपातकाल आपको बता रहा हूँ। मेरा यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था, एक दोस्त के यहाँ रुका था मैं। सुबह 9 बजे वाले 9 बजे रिपोर्टिंग थी, 10 बजे से इंटरव्यू शुरू होता है। 7 बजे एकदम तैयार होके निकले। वो इंटरव्यू देने आदमी बढ़िया से जाता ही है, अच्छा पैंट शर्ट सब पहन के निकले। एक चीज़ गनीमत थी कि सूट था तो कोट किसी और ने ले रखा था। अभी विंटर का सीजन, 2-3 लोग थे। और भाई जैसे गली से निकल रहे हैं, एक भैंस खड़ी थी, ये पूंछ मारी सट। अब बिलीव मी, दूसरी कोई वाइट शर्ट थी ही नहीं, एकदम पच से छप गया इतने दूर में। पूंछ लहरा एकदम इसी पूंछ पड़ी, नीचे एकदम सही है, ऊपर एकदम सही है, बीच में एकदम मिट्टी का ये दाग। हो गया तमाशा। अब सुबह सुबह 7 बजे कोई दुकान भी नहीं खुली है कि जाके खरीद लें एक शर्ट। अब भाई कम से कम 10 जगह फ़ोन किया गया कि भाई और कौन इंटरव्यू दिया। तो पता चला 3 किलोमीटर दूर एक और सर हैं, वो इंटरव्यू दिए थे। तो देखा गया तो उनके पास सफ़ेद शर्ट मिली। फिर मैं वो सफ़ेद शर्ट पहना, चलो साइज की आ गई किसी तरह दाव हो आपके। तो ये आपातकाल, हाँ व्यक्तिगत आपातकाल। तो इसी तरह देश के सामने भी समस्याएं आ सकती हैं। तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। पहला बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। ये दिया है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। दूसरा दिया गया है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, राष्ट्रपति शासन। ये दिया गया है आर्टिकल 356 में, ठीक है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल। ये दिया गया है आर्टिकल 360 में, ठीक है। अब 3 तरह के आपातकाल हैं। इसमें जो सबसे खतरनाक है, देखो वित्तीय आपातकाल साइड में लिख लेना, आज तक लगा नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपको पता है, प्रदेश की व्यवस्था अगर सही से नहीं चल रही तो राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। यानी कि जो प्रदेश की व्यवस्था है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सीएम और मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है। दोबारा चुनाव करेंगे, फिर अपना इस्टेब्लिश कर देंगे। हाँ, राष्ट्रपति शासन किसी न किसी, झारखंड में लग गया, यूपी में लग गया, बिहार में, और हर राज्यों में लगा है। मान लो एक सिंपल सा समझो, इलेक्शन हुआ और किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला ही नहीं, अब कोई एक दूसरे को सपोर्ट किया ही नहीं, तब क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होगा। तो उस दौरान लगभग 6 महीने का टाइम होता है, कौन कैसे चलेगी प्रदेश की व्यवस्था। तो उस दौरान राष्ट्रपति देखता है और उस समय राज्यपाल जो होता है वो हेड हो जाता है स्टेट का। समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति शासन एक सामान्य प्रक्रिया है, चलती रहती है। कभी कभी केंद्र सरकार बदले की भावना से भी कर देती है, अब तो रुक गया है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की के समय तक बदला लिया गया है। जैसे जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस जब देश शासन शुरू हुआ तब से है 47 से, और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी 70-80 के दशक में सरकार बनाए तो इतना गुस्सा लगा इंदिरा गांधी को कि एक ही रात में 4-4 सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। तो वो एक बदमाशी थी। लेकिन अदरवाइज राष्ट्रपति शासन क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल पा रही। जो मुख्य आपातकाल हमको समझना है वो 352 वाला समझना है, और 352 के 3 ग्राउंड हैं। राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे नहीं लगेगा, ये खतरनाक है। वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। इसके
3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में। समझ में आया? तो अब मेन समस्या क्या है? जब आपातकाल लगेगा तो लोगों के मौलिक अधिकार कम कर दिए जाएंगे, हम यही समझ रहे हैं। तो अगर यही आप लोग लिखें कि अगर 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 358 और 59 सरकार को क्या अधिकार देते हैं, समझ गए? अब लिखिए, अगर आप लोग लिखे हैं कि अगर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो तो सरकार 358 में दिए गए सभी मर्यादाओं से मुक्त हो जाती है। यही लिखे है ना? आपातकाल समझो, दोबारा समझो। अगर 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो 358 के अनुसार सरकार अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं से मुक्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आम जनता की स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए, जैसे समझिए एक स्वतंत्रता है आपकी कि आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई और वैसे में अमित झारखंड से टिकट कटा कि मैं जा रहा हूं कश्मीर घूमने, और दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा? आपको मना कर दिया जाएगा कि जब तक युद्ध चलेगा आप नहीं जा सकते, जबकि आपका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कैसे अधिकार हैं? जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता, तो आपको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि देश में आपातकाल लागू है। तो आपातकाल का मतलब क्या हो गया कि व्यवस्था सही नहीं है, रीजन चाहे जो भी हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं पहाड़ों पर पंजाब में खूब पानी दिखा रहा है, बाढ़ आ गई है दुनिया भर की, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। ऐसे में आप कहिए कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम जाएंगे घूमने, ठीक है? इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की गई है, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी क्या कहेंगे? भगो यहां से, एकदम यहां लैंडस्लाइड हो रहा है, तुमको घूमने का लगा हुआ है। और अभी आप देखें ना लैंडस्लाइड, पहाड़ का पहाड़ टूट के गिरता है धम से। समझ में आई बात? चलिए आगे नोट करिए। ऐसी स्थिति में, उसी को कंटिन्यू करिए, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। ठीक है? इसी में लिखिए अनुच्छेद 359 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने, मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार भी निलंबित कर सकता है। कर सकता है। जैसे मूल अधिकारियों को क्या खासियत है कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, और अपने लिए उपचार की मांग कर सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और सरकार ये हमारे साथ गलत कर रही है। समझ गए? लेकिन इसमें क्या करेगा राष्ट्रपति? 300 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगा कि भाई आपके मूल अधिकार निलंबित है, कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, कोर्ट भी आपको न्याय नहीं दे सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे लिखिए।
दोनों अनुच्छेदों में अंतर यह है कि अनुच्छेद 358 आपातकाल के घोषणा के साथ ही, कि अनुच्छेद 358 आपातकाल के घोषणा के साथ ही स्वतः लागू हो जाता है, जबकि 359 के तहत राष्ट्रपति को इसके लिए विशेष आदेश जारी करना पड़ता है। जारी करना पड़ता है। राष्ट्रपति को इसके लिए विशेष विशेष आदेश जारी करना पड़ता है। बोलिए। सर आर्टिकल थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए। 358, 359, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया क्लियर? और किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब देखिए हुआ क्या, यहां जो ये शब्द देख रहे हैं सशस्त्र विद्रोह, ये पहले लिखा गया था आंतरिक अशांति। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी ने 1975 में उठा के देश में क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल। आज तक आलोचना की जाती है उसकी। और वो राष्ट्रीय आपातकाल जो था इसी आधार पे था, आंतरिक अशांति के आधार पे था। जब जेपी मूवमेंट हुआ था बिहार में, जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जिसमें ये लालू यादव और जितने आज के नेता हैं ये सब उस समय के यंग बच्चे थे और जेपी मूवमेंट में पीछे पीछे हो लिए थे। लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, वो बिजू दल हो गया, ममता बनर्जी हो गई, ये सब जेपी मूवमेंट के बच्चे हैं। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, ये लोग उस समय ज्वाइन कर लिए और फिर धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए और यही समाजवादी मूवमेंट कहा जाता है। ध्यान आया? अब हुआ क्या कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग कर दिया। देश में 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर दी गई और इसी आधार पर आंतरिक अशांति। तो जब 44वां संविधान संशोधन आया तो इसमें सुधार किया गया। समझ में आई बात? तो लिखिए, चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा 44 कुछ परिवर्तन किए गए, क्योंकि 1975 में लागू आपातकाल के दौरान देखा गया, किए गए, क्योंकि 1975 में लागू आपातकाल के द्वारा देखा गया कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। इसलिए 44वें संशोधन से, 44th अमेंडमेंट से 3 बातें स्पष्ट की गई। आपातकाल में देखा गया कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। एक मिनट। इसलिए 44वें संशोधन से 3 बातें स्पष्ट की गई, मतलब सुधार किया गया। पहला, अनुच्छेद 19 में दी गई 19, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं तभी निलंबित की जा सकती हैं
जब आपातकाल युद्ध और वाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया हो। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध एवं वाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। के आधार पर की गई हो। अब यहां ध्यान दीजिए, इधर देखिए, 3 ग्राउंड बताया है। पहले क्या था कि तीनों में से किसी आधार पर निलंबित हो जाएंगी। अब कह दिया गया नहीं, अगर युद्ध होगा और वाह्य आक्रमण होगा तो आप स्वतंत्रताएं ले सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। नहीं तो अभी देखिए, मणिपुर में खूब हिंसा हुई, लेकिन क्या देश में इमरजेंसी लगी? नहीं लगी। मणिपुर में इमरजेंसी लगी? नहीं लगी, क्योंकि आधार ही नहीं। पहली बात तो आंतरिक अशांति शब्द ही खत्म कर दिया गया। 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति को हटा के क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। और यह कह दिया गया कि इन्हीं 2 आधार पर आप लोगों के स्वतंत्रताएं खत्म कर सकते हैं। भाई आपातकाल अगर सरकार डिक्लेयर करे तो कारण बताएगी ना। कारण बताएगी कि हमारी चाइना से युद्ध हो रहा है, या बताएगी कि पाकिस्तान ने हमारे पे हमला कर दिया। ऐसा कोई कारण हो, युद्ध और वाह्य आक्रमण, तो आप मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं लगा। अच्छा, नक्सली मूवमेंट क्या है? सशस्त्र विद्रोह ही तो है। नक्सली तो देखते हैं हथियार ले गए, मार दिए। और नक्सलियों के मेन दुश्मन कौन है? जितनी आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे वो पुलिस से लेके पैरामिलिट्री तक। नक्सली कॉमन मैन को कहां मार रहा है? ऐसा थोड़े आप घुमाए वो नहीं मारेगा। तो उनकी दुश्मनी किससे है? राज्य की संस्थाओं से है। और कौन सी संस्थाएं? मेनली सैन्य बल की संस्था, पुलिस बल की संस्था। आप देखते हैं नक्सली हमला हुआ, सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में हुआ था, सीआरपीएफ के 65 जवान मार दिए गए, थाना लूट लिया गया। कभी सुने ट्रेजरी ऑफिस लूट लिया गया? नहीं। पुलिस बल उनका मेन टारगेट है। तो नक्सलवाद अपने आप में कैसा मूवमेंट है? आज के डेट में सशस्त्र मूवमेंट हो चुका है, क्योंकि नक्सली हथियार लेके चलते हैं और फायर भी करते हैं आपको। तो क्या इस आधार पे इमरजेंसी लगा दी जाए? नहीं लगा है ना, यही समझना है आपको। लेकिन अगर युद्ध होगा और बाहर का कोई देश हमला करेगा, तब क्या होगा? तब इमरजेंसी लग जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक, आगे लिखिए। ये भी लिख लीजिए, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल घोषित होता है तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं होता है, तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। ठीक है, आगे लिखिए। इसी संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल का दुरुपयोग किया था। आपातकाल का दुरुपयोग किया था। दूसरा पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है कई बार, कौन से अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21। हो गया? आगे तीसरा, हाँ वो अभी पढ़ेंगे। देखो मैंने, तुम लेट आई हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो पॉइंट आप लिख रहे हैं इसको बस लिख लीजिए, क्योंकि अगर नोट्स बन रहा है तो नोट्स एक क्रम में रहेगा। अभी आप क्लास के अंत होते होते ना ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने लगेंगे। तो चीजें 4 जगह बताते, उसकी बजाय 1 जगह बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 केवल उन विधियों को संरक्षण प्रदान करेगा। 358, सॉरी 358, हाँ 58, वो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना कंफ्यूज कर दिए तुम लोग। 1 मिनट, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358, 358 केवल उन विधियों को संरक्षण देगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से हो। आपातकाल से हो। और लास्ट लिख लीजिए, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन। मौलिक अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन। अब हेडिंग बनाइए, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? ठीक है, अब जरा देखो समझो, यह विवाद है विधायिका बनाम न्यायपालिका। न्यायपालिका की लड़ाई है। क्यों है समझिएगा। ये रहा मौलिक अधिकार, और आपको बताए थे कि भारत में 2 संस्थाएं हैं जो संविधान पर कुछ बोल सकती हैं। एक भारत की संसद और दूसरा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ना आपको अधिकार है ना हमको अधिकार है, ना आप संसद से हैं ना मैं सर्वोच्च न्यायालय से हूँ। तो जो निर्णय दिया जाएगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो संसद, और संसद क्या है? ये केंद्र सरकार की विधायिका है। और दूसरा न्यायपालिका है। समझिए, व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। और
संशोधन या परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? अब यही मेन लड़ाई है, क्योंकि दो अलग अलग संस्थाएं हैं और दोनों अलग अलग संस्थाओं के पास अलग अलग काम है। एक मैं हूं, एक आप हैं। मुझे कह दिया गया कि भाई इस कमरे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनको कह दिया गया कि देखो इस कमरे में जो चेंज होगा तुम करोगे। आपके साथ कुछ और हमारे साथ कुछ। ऐसा नहीं है, समझिए बात को। दो अलग अलग संस्थाएं रखी गई, अलग अलग काम बताया गया, जरूरी भी है दोनों। भाई ऐसा थोड़े है, समय के साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं, तो सुधार की भी जरूरत पड़ सकती है। मान लो कुर्सी टूट गई तो बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक तरफ मैं कहूँगा कि नहीं बदली जाएगी, जो टूटा है इसे रहेगा। तुम कहोगे यार टूटे है, इसको बदल लो, सही लगवा देते हैं, उससे बढ़िया लगवा देते हैं, कुछ बेहतर कर देते हैं। ये लड़ाई का मेन कारण है। दोनों बचा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि दोनों बर्बाद करने बैठे, दोनों उसको बचा, लेकिन दो अलग अलग संस्थाओं के पास अधिकार है। तो निर्णय होगा कैसे? हाँ, अरे भाई दो अलग अलग संस्थाओं के पास काम है एक ही चीज को लेके। एक पे कह दिया कि मौलिक अधिकार में अगर कोई परिवर्तन होगा तो न्यायपालिका करेगी, और विधायिका से नहीं, अगर कोई परिवर्तन होगा तो विधायिका करेगी, और न्यायपालिका से कह दिया कि आप इसके संरक्षक हैं, देखिए कोई परिवर्तन ना हो। तो दोनों के इंटरेस्ट लड़ गए कि नहीं? भाई एक ही जमीन आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, क्या होगा? उस जमीन का रेट बढ़ेगा। कई बार छोटी छोटी जमीनों के बड़े दाम मिल जाते हैं, क्यों? वो ऐसी जगह अटक जाती है। अब मान लो मैं बड़ा आदमी हूं, लाइन से यहां से लेके चौराहे तक जमीन लिया, बीच में एक प्लाट तुम्हारा है। अब मैं सोच रहा हूँ वो भी मिल जाए तो मैं यहां से वहां तक बनवा लूं, और रेट है मान लो कि 5 लाख रुपए फीट। तुम कहे नहीं हम नहीं बेचेंगे। अब उस वजह से मैं मॉल बना रहा हूं, मेरा मॉल बन ही नहीं पा रहा है, बीच में एक बैरियर आ जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? समझाऊंगा तुमको, भाई 25 लाख ले लो पर फीट, बेच दो किसी तरीके से। करूंगा कि नहीं करूंगा? यही होता है ना। तो वही चीज चल रही है कि दो संस्थाएं हैं, कह दिया कि मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन करना है, कुछ नया चीज जोड़ना है, कुछ हटाना है, तो वो काम कौन करेगी? विधायिका करेगी। और दूसरी तरफ न्यायपालिका को कह दिया कि आपको इसकी संरक्षा करनी है, इसको बचा के रखना है, इसका देखभाल करना है, इसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों के हित टकरा जाए ना, अब यही हित टकराएंगे। अच्छा, कभी कभी सुधार जरूरी भी हो जाता है। अब मूल समस्या जो थी संविधान के प्रारंभ पर, कल आप लोगों को बताए थे, एक मौलिक अधिकार हमारा खत्म कर दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में। समस्या इस अनुच्छेद से थी। अब हुआ क्या? आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे यहाँ तो राजा महाराजा थे और काश्तकार थे, किसान थे। जमीनें थी किसकी? राजा महाराजाओं की। किसान तो किराएदार था, और आपका जो ये एरिया है तो परमानेंट सेटलमेंट में था। तो परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, उसमें लिखा क्या गया कि समस्त भूमि जमींदार की, और टैक्स कौन देगा? जमींदार देगा, और नहीं दे पाया तो उसकी जमींदारी बेच दी जाएगी। यही लिखा गया ना स्थायी बंदोबस्त में। तो जमीन का मालिक कौन हो गया? जमींदार। एक मिनट, और जमींदार हुआ, और दूसरी तरफ जमीन क्या हो गई? संपत्ति हो गई। और तीसरी तरफ संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार होने का मतलब संविधान से सुरक्षित है, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब जब देश आजाद हुआ तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो कि देश की 90% जमीन 8% लोगों के पास थे। वही जो राजा महाराजा, जमींदार, नवाब थे, उनके पास थे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? जमीन का वितरण।
और जैसे ही सरकार उठी, सरकार मतलब संसद, संसद के बहुमत के आधार पर तो सरकार बनेगी, जैसे ही सरकार उठी कि चलो हम इसमें सुधार कर दें, वैसे ही जमींदार लोग कहां पहुंच गए? सर्वोच्च न्यायालय की साहब हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी लगा कि नहीं यार, जमीन तो बांटनी पड़ेगी। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए, बांट दीजिए। तो सरकार ने पूछा कैसे बांटेंगे, तो मौलिक अधिकार में है। तब उन्होंने कहा कि आप एक संशोधन करिए और उस संशोधन के तहत इस बात को लिख दीजिए। इसीलिए पहले ही संशोधन से आर्टिकल 31A और 31B रखा गया। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ था? 31 में था, 31 में। और कल बताए थे 9वीं अनुसूची, कल का नोट्स खोलिए, 9वीं अनुसूची खोलिए और जरा पढ़िए। 9वीं अनुसूची का पढ़ो, क्या लिखे हो 9वीं अनुसूची के बारे में? ठीक है, एक मिनट। इस अनुसूची को पहले संशोधन से जोड़ा गया। आगे, इसे भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन कहते हैं। यही जो जमींदार थे, क्योंकि जमीनें किसके पास थी? जमींदारों के पास थी, नवाबों के पास थी, राजाओं के पास थी, और उनसे जमीन लेके क्या करना था? आम आदमी को बांटना था। आगे, इसमें कुल 282 तरह के जमीन के कानून रखे गए हैं। और आगे क्या लिखा है? अब आगे भी सुन लीजिए कि अगर इसको लागू करने में 14, 19, अच्छा वो 31B में लिखा गया है, 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया पहले ही अमेंडमेंट से। न्यायपालिका भी जानती थी कि भाई ठीक है, ये जरूरी है। जैसे कुछ काम होते हैं ना कि अब बीमारी हो गई, अब बीमारी ऐसी हो गई कि या तो हाथ काटा जाए तो इंसान मरेगा, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करता है? हाथ काट देता है आपका। तो न्यायपालिका भी चुप हो गई कि भाई ये जरूरी है, जमीन का वितरण जरूरी है, तो देश में तो 90% लोग गरीब ही रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया गया? न्यायपालिका ने भी अपनी आंख बंद कर ली और कहा कि संसद संशोधन के माध्यम से परिवर्तन कर सकती है मौलिक अधिकारों में। मामला ठीक हो गया। लेकिन आगे चल के सरकार का मन बढ़ने लगा। शुरू में तो जरूरी काम किए गए थे, बाद में सरकार दुरुपयोग करने लगी, और जब सरकार दुरुपयोग करने लगी तब न्यायपालिका ने क्या कहा? आप नहीं कर सकते। और जैसे ही न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, वैसे ही विधायिका और न्यायपालिका में क्या हो गई? लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई 20-25 साल चलने के बाद जाके बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पे खत्म होती है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पे। तो कैसे कैसे वो लड़ाई चली है, यही केस हिस्ट्री पढ़ेंगे। समझ में आया? मालती नाम बताया था, मानती, मानना, मानती, इसका मीनिंग क्या होगा? तो फिर एक नई मीनिंग आज हम लोग बनाएंगे क्लास के बाद। कभी भी नाम को मीनिंगलेस नहीं बोलना चाहिए, और कम से कम आप लोगों को सेलेक्ट होना है तो कम से कम 100 बार साइन किया करिए रोज। जितना अपना नाम लिखेंगे उतने आपके क्या होंगे? चांसेस बढ़ेंगे। देखते ना, मैं बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पेपर पे भी लिख देता हूँ। जितनी बार नाम लिखोगे उतना तुम्हारा बढ़िया होगा। अधिकारी बनने के बाद क्या करोगे? दिन भर साइन ही तो करोगे। तो अभी से शुरू करो, इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। कुछ बनना चाहते तो उसको इमेजिन करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए कि हमको भूख लगती है, खाना खाते हैं, वैसे ही आप लोगों को पता नहीं आपके दिमाग को भी भूख है। सवेरे उठ के अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देंगे अपने दिमाग को तो आपका दिमाग पॉजिटिव होता चला जाएगा। और सवेरे उठ के निगेटिव चीज़ें देंगे, सवेरे ही उठे सिगरेट फूंक लिए,
माई दिस इज मेंट फॉर सम स्पेशल स्टूडेंट्स। आँख खुली नहीं कि बगल में रखे उठाए। हाँ, अब आपने कितना, एक तो सुबह सुबह रात भर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके नींद खुली है तुम्हारी, कमरा बंद करके सो रहे थे। अब हकीकत है कि बाहर निकलो, थोड़ा पेड़ ओड़ देखो, अच्छा ऑक्सीजन लो। अगर आप सुबह 40 मिनट 45 मिनट खुले में घूम लेते हैं और अच्छा ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, सिस्टम बड़ा सही था हमारा। लेकिन सवेरे सवेरे लोग उठे, प्रेशर बना, ये लोटा लेके चल दिए। अब खेत उत में जाते थे, पेड़ पौधा देखते थे। आप एक चीज सोचो ना, फ्रेश ऑक्सीजन एकदम। अब क्या हो रहा है, बेडरूम से उठे, दरवाजा खोले, टॉयलेट में घुस गए। कहीं फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है आपको? और 30-40 मिनट आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए ना, अगर दिन भर का सारी सेल्स आपकी सही हो गई। अब हमारे सेल्स का क्या है, ब्लड है, ब्लड से ही तो सर्कुलेशन होना है। और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन ही तो ढो रही हैं, ऑक्सीजन और आयरन। भाई चावल हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो पच के क्या होता है, ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ब्लड में जाके वो मिलता है चीजों से, सेल से और इससे उससे। तो ये तो बॉडी तो ब्लड के रूप में ही ले रही है चीज को। तो जैसे ही 30-40 मिनट टहले आप सुबह सुबह, एक कदम आपने पूरा ऑक्सीजन इनहेल कर लिया अपने अंदर। फिर पूजा पाठ किए। तो आपने पूजा पाठ क्यों बनाया गया सुबह? किसी कहा गया, कोई पंडित जी कहते हैं दोपहर में पूजा करो, क्या कहा गया, सूर्योदय तक उठ जाइए, सूर्योदय पहले उठ जाइए, जो ट्रेडिशनल वे है हमारा। आप उसको करके देखिए 1 महीने, 1 महीने 2 महीने 3 महीने रेगुलर उसको करिए, देखिए आप अपनी रूटीन देखिए कितनी सुंदर हो जाएगी आपकी। आधी समस्याएं तो हमने खुद पाल रखी हैं। 12 बजे रात में खाना खा रहे हैं, 12 बजे मिडनाइट है भाई, 4 बजे उठने का टाइम है आपका, 4 बजे सोने जा रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं हार्न वार्न सुन के, ऐसे आधा सोए आधा जगे, और उठते ही उसके बाद एक बढ़िया द्रव्य ले लिया आपने, और उसके बाद क्या कहे, माइंड फ्रेश हो गया मेरा। अरे बेवकूफ, तुमने अपने माइंड को खराब कर दिया। उठ, सो के उठते आंख खुलते, और उसके बाद क्या कहेंगे, पहली वाली सिगरेट ना सर थोड़ा सा लहर देती है अच्छी, ये हालत है। इसलिए अपने दिमाग को भी आप पॉजिटिव साइन देना शुरू करिए। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जरूर सोचिए 10 मिनट अपने बारे में। देखो आपके लिए कोई अच्छा सोचने वाला नहीं है, कम से कम खुद तो सोच सकते हो। अभी नहीं कि फालतू का बकवास कर रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने माइंड को खुराक दीजिए कि हमको IAS बनना है, हमको 8 घंटे आज पढ़ना है किसी भी तरीके से, मुझे ये चीज़ तैयार करनी है। सुबह सो के उठ के कुछ एक सोचना है, करो ना करो। आप मेरी बात मानो, आप इसको 1 महीने सोच के देखो, ऑटोमेटिक आपकी रूटीन सही होने लगेगी। अभी अगर आप 2 घंटा पढ़ो तो 1 महीने बाद आप निश्चित 4 से 5 घंटा पढ़ोगे। सिर्फ एक काम करो, सवेरे उठ के 4-5 पॉजिटिव चीजें अपने माइंड को दो। और पॉजिटिव चीज आज आपके लिए क्या है, अपने बारे में अच्छा सोचना कि नहीं मेरे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, मुझे समझ में आता है, मैं अच्छा दिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं तैयार कर लूँगा, इस पर मुझे मेहनत करनी है। वो चीज़ हो के रहेगी आपसे, और 1 महीने में यू कैन सी द चेंजेस। और होता क्या, गलती से एक दिन जग गए तो उसी दिन सब कर लेंगे, अगले दिन फिर 11 बजे तक सो रहे हैं। मेरे समझ में फीस दे के पढ़ रहे हो तभी आधी क्लास गायब है। इसको क्या कहा जाएगा, तुम आर्थिक रूप से भी सोचने में सक्षम नहीं हो। चाहे तुम्हारा पैसा हो, चाहे माँ बाप का पैसा हो, कोचिंग में पैसा दे के पढ़ रहे हो ना, फ्री में पढ़ नहीं रहे हो। सरकारी स्कूल में नहीं गए पढ़ने, समझ में आया सरकार फ्री में पढ़ा रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तुम पैसा दे के आ रहे हो और फिर ना आओ, तो मैं मेरे हिसाब से तुम बेवकूफ हो। इसको समझदारी तो नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? ये चीजें क्लियर हुई, संसद और न्यायपालिका। तो एक बार इसको देख लें, ठीक है। चलिए।
भारतीय संसद और न्यायपालिका में इस बात पर बार बार टकराव होता रहा कि क्या मूल अधिकारों को 368 के तहत 368 टकराव होता रहा कि क्या मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 368 के तहत संशोधित कि मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। 368 अभी बता रहा हूं। हाँ, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 358 में दी गई, अरे 368 में, सॉरी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 में दी गई है, 368। क्या हुआ? संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? देखो होता क्या है, ये दिया गया है आर्टिकल 368 जिसका इस्तेमाल करती है संसद संविधान में कोई परिवर्तन करने के लिए, और ये दिया गया है आर्टिकल 13 और 32 में जिसका इस्तेमाल करती है सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे एक दो दिन में। अभी अब लड़ाई क्या है? लड़ाई इसकी वर्सेज इसकी है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का हो जा रहा है और ये अधिकार संसद का हो जा रहा है। तो लड़ाई से मारपीट थोड़े हो रही है, लेकिन वो अपना निर्णय दे रहे हैं, ये अपना निर्णय दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग टकराव कहते हैं। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से ही या स्वतंत्रता से ही कैसे कैसे घटना हुई इसको एक क्रम से हम लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। प्रथम, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार ने जमींदारी उन्मूलन, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार ने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि वितरण जैसे सुधार करने शुरू किए। ऐसी अवस्था में भूमिपतियों ने सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की, भूमिपतियों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका दायर की कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और हमसे जमीन को छीनना असंवैधानिक है। ठीक है, और सही भी था क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो सरकार ने जब जमीन एक्वायर करना शुरू किया, अधिग्रहण शुरू किया बांटने के लिए, तो ये लोग कोर्ट चले गए, न्यायालय, और हमसे जमीन छीनना असंवैधानिक है। इसी के उत्तर में भूमि सुधार लागू करने के लिए संसद ने, इसी के उत्तर में भूमि सुधार लागू करने के लिए संसद ने प्रथम संशोधन पारित किया।
इसी के उत्तर में भूमि सुधार लागू करने के लिए संसद ने प्रथम संशोधन पारित किया, जिससे अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B जोड़े गए। ए के अनुसार या अनुच्छेद 31A के अनुसार, अनुच्छेद 31A के अनुसार भूमि सुधार तथा सामाजिक न्याय से संबंधित बनाई गई विधियों को न्यायालय में बनाई गई विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 और 19 का कि वे अनुच्छेद 14 और 19 का 14 और 19 का उल्लंघन कर रही हैं। ठीक है, अभी समझा रहा है। 14 और 19 आगे लिखिए। अनुच्छेद 31B में कहा गया, अनुच्छेद 31B में कहा गया कि यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, कि यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है तो ऐसे अधिनियम को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकते कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकते कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उल्लंघन करती है। क्लियर हो गया 31A और B? आसिका, समझ में आया? एक बार पढ़िए उसको, पढ़िए, कुछ है नहीं, नंबर आ रहे हैं बार बार तो आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है। देखो क्या कह रहा है, सुनो। अभी आपको पता है लैंड रिफॉर्म जरूरी था कि नहीं? जरूरी था। अब जरूरी करेंगे तो जब जमीन एक, अब मान लीजिए आप लोग जमींदार हैं, मैं सरकार हूं, और आप लोगों से जमीन लेके आम आदमी को बांटना है। ठीक है, मैं सरकार हूं, मैंने आप लोगों से जमीन लेना शुरू किया, अधिग्रहण करना शुरू किया। आप लोग पहुंच गए न्यायालय के पास कि साहब हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, और सरकार हमसे छीन रही है। तो बात भी सही है, उस समय मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो नहीं लिया जा सकता था। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय गए तो न्यायालय ने सरकार से पूछा कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो सरकार ने कहा कि साहब केवल 8 लोगों के पास जमीन है, 92 लोग ऐसे सड़क पे बैठे हुए हैं, तो बांटना तो पड़ेगा। तो न्यायालय ने कहा बात तो सही है, लेकिन इसको तरीके से करिए। तो सरकार ने पूछा वो क्या तरीका होगा? तो उन्होंने कहा कि संशोधन करिए। और संशोधन करते ही क्या किए? 2 अनुच्छेद 31A और 31B मौलिक अधिकार में रखे और 9वीं अनुसूची डाले संविधान में। 9वीं अनुसूची में बोल दिए कि इसमें जितने कानून, वही 282 कानून, अगर हम इसको लागू करते हैं
और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और 31A में क्या कहे कि अगर सामाजिक न्याय और भूमि सुधार लागू करने में 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं मानेंगे। अब भाई आपकी जमीन लेंगे तो आपकी स्वतंत्रता और समानता तो बाधित होगी, तो इन्हीं दोनों बातों पे रोक लगा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं दिमाग में? अनुराधा क्लियर हुआ आपको? जतिन चल, इसके बाद अगला केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद कोई व्यक्ति थे, उन्होंने मुकदमा दायर किया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। 1951 का यह मामला है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर मान लो अनुराधा ने कोई केस कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय उसने उस मामले को उठाया, तो हो जाएगा अनुराधा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2025। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार। सर्वोच्च न्यायालय में कौन देख रहा है? भारत सरकार के खिलाफ ही चलेगा ना। लिखिए, इस मामले में प्रथम संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। प्रथम संशोधन मतलब 31A, 31B और 9वीं अनुसूची, ये सही नहीं है। वैधता को चुनौती दी गई। वैधता मतलब ये सही नहीं है। अपील करने वालों ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कैसे लिखेंगे? आर्टिकल 13 ब्रैकेट में 2, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को, जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनती है या सीमित करती है। में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनती है या सीमित करती है। ठीक है। एवं अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि, 368 के तहत बनाई गई विधि भी एक विधि है। इसलिए प्रथम संशोधन अवैध है। अवैध है, इलीगल। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि 368 का प्रयोग करके 368 अधिनियम पारित किया गया है तो उसे अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13 क्लास 2 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। अन्य शब्दों में अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है।
ठीक है। सबसे पहला मामला क्या हुआ? सबसे पहला मामला, सरकार ने लैंड रिफॉर्म लागू करने की कोशिश की, लोग न्यायालय चले गए। सरकार ने संशोधन करके 31A, B और 9वीं अनुसूची को रख दिया और साफ साफ घोषित कर दिया कि इसको लागू करेंगे और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो उल्लंघन नहीं मानेंगे। अब लोगों ने कहा अच्छा, अब बताते हैं बेटा। तो शंकरी प्रसाद एक जमींदार थे बिहार के, उन्होंने केस किया और शंकरी प्रसाद केस में उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि 13(2) मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसे छीना नहीं जा सकता, संसद को भी अधिकार नहीं। और 368 के तहत बनाया गया कानून भी कानून है, तो 368 के कानून में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसकी व्याख्या की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में भी। ये कब कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने? 1951 में। यही सर्वोच्च न्यायालय बाद में निर्णय बदल देगी। सर्वोच्च न्यायालय खुद कहेगी कि नहीं कर सकते हैं और यहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे 2 आर्गन थे तो पहले जो काम हुआ तो दूसरे आर्गन का चलो ठीक है कर लिए, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में उच्चतम न्यायालय ने फिर वही निर्णय दिया। फिर वही निर्णय मतलब 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। जो ऊपर लिखी है वही निर्णय फिर रिपीट कर दिया। ठीक है, आगे तीसरा, गोलखनाथ बनाम पंजाब। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब ये मुकदमा आया 1967 में। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 368 संसद को यह शक्ति नहीं है, संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों को छीन सके या कम कर सके। या कम कर सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द के अंतर्गत 13(2) में विधि शब्द के अंतर्गत सभी विधियां सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 13(2) में दिए गए विधि शब्द के अंतर्गत सभी विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों ना हो। सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं, चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों ना हो। अब समझ में आया? यहां तक जो कहा, और इसके पहले भूमि सुधार,
इन तीनों मामलों में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई संसद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यही कहा ना तीनों मामलों में। संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और यही 1967 में आके क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। लड़ाई शुरू 1951 से लेके 1965 तक कह रहे हैं कि कर सकते हैं, 1967 में आगे कह दिए नहीं कर सकते। यही विवाद का कारण बना। आगे तत्कालीन केंद्र सरकार को यह निर्णय अपने प्रतिकूल लगा। तत्कालीन केंद्र सरकार को यह निर्णय अपने प्रतिकूल लगा। उन्नीस सौ 71 का चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया। संशोधन पारित करवाया। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 13(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 में 13 में एक नया खंड 13(4) जोड़ा गया, जिसमें यह लिखा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होने वाले अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के द्वारा किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। देखो वही काम तो किया जा रहा है। तुम एक मिनट समझो इसको। ऐसे लिखने में ना तुम लोग को टफ लग रहा है। मानती इधर देखो, दो पावर है, फंडामेंटल राइट, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संसद परिवर्तन करेगी, न्यायालय जांच करेगी। ठीक है, 1951 से 1965 तक न्यायालय ने क्या कहा कि 368 के माध्यम से आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। बस इतना ही है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया, 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, और जब नहीं कर सकते हैं तो संसद को यह बात बुरी लगी, तो सरकार ने क्या कहा, 24वां संशोधन पारित किया और कहा कर सकते हैं। यही तो हो रहा है, यही आप लिखेंगे। सरकार ने फिर मेंशन किया कर सकते हैं। आगे लिखिए, पुनः
इसके बाद 25वां संशोधन पारित किया गया। और कहा गया कि संसद यदि 39B और 39C 39B 39C अनुच्छेदों में दिए गए, अनुच्छेद 39B और 39C में दिए गए तत्वों को लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। और इसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा, इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है 31 का उल्लंघन करता है। सर 21 या 31? 31, अनुच्छेद 14 और 31। 14, 19 और 31, 14th, 19th, 31st। क्या लिखे हो? अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन पूरा लाइन पढ़ो ऊपर से, ठहराया जाएगा, ऊपर से वहीं से पढ़ो। ठहराया जाएगा कि वह कानून आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन करती है। अवैध नहीं ठहराया जाएगा, यानी कानून को सही माना जाएगा। अवैध लिखे हो कि नहीं? उन्नीस 1973 में पैराग्राफ चेंज। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मामला न्यायालय के सामने आया। केशवानंद भारती वर्सेज केरला स्टेट न्यायालय के सामने आया। उन्नीस 1973 बहुत लैंडमार्क केस है, ठीक है। केरल राज्य, इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई एक जज नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई अगर संविधान का मामला तो मिनिमम 5 जज करते हैं। तो इसमें ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। बेंच मतलब 13 लोग एक साथ इस मामले को सुने थे और 13 लोगों ने निर्णय दिया था और उस बहुमत से इस निर्णय को लागू किया गया। उसको बेंच बोलते हैं, पीठ। अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। लिखिए, इस बेंच ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है। अर्थात संसद 368 के तहत वैध है। अर्थात संसद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, किंतु
संशोधन के माध्यम से संसद संविधान के आधारभूत ढांचा, यही शब्द उद्देशिका का आधारभूत ढांचा, संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रभावित नहीं कर सकती। हो गया, आगे लिखिए। ये न्यायालय दिया है, वो उद्देशिका है, आधारभूत ढांचा पढ़ लिया उसको। वो आत्मा कहा गया है, सोल है। ठीक है, आगे चलिए। आपातकाल के दौरान, अगला है ये, संसद ने 42वां संशोधन पारित किया। अच्छा, 42वें संविधान को छोटा संविधान भी कहा था, 42वें संशोधन को। इसमें इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। जिसमें कहा गया कि संविधान संशोधन करने पर संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं है। करने पर संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं है। एवं किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा मतलब कि कोई भी अमेंडमेंट न्यायालय में चेक ही नहीं किया जाएगा। इसी में लिखिए, आगे चलकर उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में आगे चलकर उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले में इस भाग को यानी कि 368 के खंड 4 और 5 को इस मामले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हाँ, एक ही बात हुई। इस मामला हुआ चाहे 4 या 5 हुआ, खंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब अमान्य कर दिया। ठीक है, ये थी अब तक की न्यायालय और इसकी लड़ाई। समझ में आया कि नहीं? अब लिख लिए कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि आज वर्तमान में क्या स्थिति है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा बिंदु, न्यायालय यह जांच करता है कि संसद आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है या नहीं।
न्यायालय इस बात की जांच करता है कि संशोधन आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है या नहीं। यदि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है, यदि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देती है। कर देती है। यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद रखा गया है, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती की डिसीजन डेट है। के बाद रखा गया है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है। जैसा मुझे दवा खाना है तो आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूं। ठीक है। जितना लिखे हैं एक एक शब्द रिवाइज